अगरियानी जिंदगी तो साहेब हवे आमा मीठू पकववामां ज जाए अमारी तो। कड़कड़ती ठंडी में भी हम काम करते हैं और 50 डिग्री तापमान इसमें भी हम वही काम मीठा का खेती करते हैं सर। 4 महीना गाम में घरे रहवानुं थाय, 8 महीना रण में रहवुं पड़े अमारे, कारण के एटलुं नुकसान आव्युं, लाख रुपयानुं नुकसान आव्युं। 60 पैसा कहाँ और 20-25 रुपया कहाँ, कितना कम दाम में हम बेच देते हैं सर। क्या आपने कभी सोचा है हम हर रोज जो नमक खाते हैं वो बनता कैसे है? कौन लोग हैं जो उसे बनाते हैं? और ये नमक आखिर बनता कहाँ है? इन सारे सवालों के जवाब मुझे एक किताब पढ़ते हुए मिले। किताब का नाम था कच्छ कथा। ये किताब गुजरात के कच्छ इलाके और नमक की खेती करने वाले अगड़िया किसानों से हमारा परिचय कराती है। लेकिन इस किताब ने सिर्फ मेरे सवालों के जवाब ही नहीं दिए, बल्कि अगड़िया किसानों से जुड़े कई सवाल भी खड़े किए। जैसे जिस दाम में अगड़िया किसान अपना नमक सेठ को देता है और प्रोसेसिंग के बाद वही नमक पैकेट में भरकर जब बाजार में बेचा जाता है तो कीमतों में जमीन आसमान का अंतर होता है। आखिर कीमतों में भारी अंतर होता कैसे है? इसके अलावा अगड़िया किसानों की जिंदगी कैसी होती है? क्या उन्हें अपनी मेहनत का वाजिब मेहनताना मिल पा रहा है? ऐसे तमाम सवालों के जवाब ढूंढने मैं निकल गया गुजरात। मैपिंग इंडिया सीरीज के इस हिस्से में हम बात करेंगे नमक की खेती करने वाले अगड़िया किसानों की। इसके लिए सबसे पहले हम पहुंचे अहमदाबाद और फिर अहमदाबाद से पाटड़ी और निकल पड़े लिटिल रन ऑफ कच्छ की ओर। पाटड़ी से करीबन 15 से 20 किलोमीटर की यात्रा के बाद अब हम पहुंच चुके थे रण में। रण में पहुंचते ही हमारे सामने एक अंतहीन रास्ता था। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए रास्ते कहीं गायब होते गए। थोड़ा और आगे बढ़े तो हमें कुछ झोपड़ियां और सफेद खेत नजर आने लगे। यही नमक के खेत हैं और ये झोपड़ियां भी अगड़िया किसानों की हैं, जिसे वो अपनी भाषा में छापरा कहते हैं। यहाँ हम कई अगड़िया परिवारों से मिले जो पीढ़ियों से नमक बना रहे हैं। इन्हीं किसानों में से एक हैं भोपा और गुनंद भाई। भोपा और गुनंद दोनों ही अगड़िया किसान हैं और लिटिल रन ऑफ कच्छ में बचपन से ही नमक बना रहे हैं। दोनों का परिवार भी नमक के खेतों में उनके साथ काम करता है। ऐसे में यह गौर करने वाली बात है कि नमक की खेती में सिर्फ नमक किसान ही नहीं, पूरा परिवार ही उनके साथ काम करता है। भोपा और गुनंद भाई दोनों ही नमक बनाने के लिए सितंबर-अक्टूबर के महीने में पूरे परिवार के साथ अगले 8 महीनों के लिए अपना गांव छोड़कर रण में आ गए हैं।
मारू नाम भोपाभाई नानूभाई सनुरा अटक। रण में हूँ मीठू पकवू हूँ कच्छना नाना रण में। आ रणनु नाम है चामुंडा मंडली। चामुंडा मंडलीनो आगरियो हूँ। पेढ़ी दर पेढ़ी चौथी पांचमी पेढ़ी थी एक धारा मीठू पकवी। हमारा वडवा मीठू पकावता ने अमे मीठू पकवी। अमारी खेती जा है, अमारी मजूरी जा है। जमीन बमीन गाम में कई नहीं। परिवार में बे माणस अमे ही, बे छोकरा है, एक वहू है और एक छोकरी है। पूरा परिवार थी कुल मीठू केटलू पकवे एम कहो। अगर यानी जिंदगी तो साहब हवे आमा मीठू पकवा में जाइए अमारी तो। मेरा नाम गुणवंत ठाकुर है। मैं हड़वद तालुका इंगोराड़ा गांव से रहने वाला हूँ। मेरा 51 बरस हो गए। अब छोटा सा तभी से अभी तक मैं नमक का ही काम करता हूँ। नमक की खेती करते हैं, इसीलिए हमको अगरिया बोलते हैं। એટલે अगरिया से हमारी पहचान है। कड़कड़ती ठंडी में भी हम काम करते हैं और 50 डिग्री तापमान इसमें भी हम वही काम मीठा का खेती करते हैं सर। नमक बनाने के लिए जब हम शुरू में रण में उतरते हैं सर, इतना फुट 1.5 फुट गारा में चलकर, मिट्टी में चलकर, इतना फंसा कर चल कर यहाँ से वो गांव से आते हैं। धीमे धीमे ये जमीन पानी सूख जाता है, तब हम सूखे में आकर बाइक लेकर आते हैं और ये काम पारी बनाने का, पहला शुरू में कुआं गाड़ने का ये काम शुरू करते हैं। गर्मी में तो एवं है ने कि गमे एटली गर्मी पड़े तो काम तो करवू पड़े एमां न हाले। गर्मी में गर्मी घणी पड़े एम तो 4 महीना गाम में घरे रहेवानुं थाय, 8 महीना रण में रहेवुं पड़े अमारे। એટલે સીમા અમે લબાચો લાવી એમ પછી અમે ટ્રેક્ટર કે ગમે તે વાહન બાંધવી ગામમાંથી। એ વાહનમાં અમે લબાચો બર્તન લાવી, ટાટલમાં પાણી લાવી, પછી અમારું ખાવા પીવાનું સીધું સાધું બધું લાવી। ઘર પરિવાર બધાને આવતું રહેવું પડે, બધું લઈને આવી સામાન, હર સામાન ખાટલા ને એવું લાવી, પણ એ ખાટલા ને એવું આવું હોય અમારું તૂટલું પાડલું। आकर पहला हमारा सापरा बनाते हैं, हम बाद में काम शुरू करते हैं, क्योंकि सर रहना तो आपने पहला जरूरी है। गुणन भाई हमें नमक पकाने की पूरी प्रक्रिया विस्तार से समझाते हैं। शुरू में पहला कुआं खोदना पड़ता है पानी निकालने के लिए। कुआं खोदे गए तभी सोलर प्लेट लगाए और भारी पत्थर सा रोल फेरवता। नमक बनाने की जगह है वो एकदम टाइट बनाने का, ये अपना पैर भी नहीं फंसेगा, इतना ही टाइट। और सोलर प्लेट लगा लिया, बाद में मोनोब्लॉक मोटर शुरू किया। ये नमक बनाने का हम पाटा बोलते हैं। और पानी निकाल कर इस पाटा में पानी डालते। बाद में इसमें नमक बनाना पानी छोड़ देते हैं। 10-15 दिन इस पानी को जमा ले। 10-15 दिन बाद नमक का जे अपने हमारी गुजराती भाषा में उसको जिप्टा बोलते हैं, जिप्टा इसमें डालते। 10 दिन जिप्टा इसमें पड़े रहते और ये जिप्टा अरे थोड़ा सा नमक चोट जाता है। बाद में जिप्टा बाहर काटे, लकड़ी की पावड़ी होती है, इसके खींच कर जी वाली 10-15 दिन 20 दिन की पानी जम गया, उस एकदम टाइट हो गया। इससे हम
उसको काट कर छोटा छोटा नमक इसमें ही उत्पन्न होगा। इस छोटा नमक को पसी हम दंतारे खींचते सर, आपने देखा होगा। दंतारा खींचकर छोटा नमक रिया उसको बड़ा करते हैं। એટલે 5-7 महीनानी इसमें मेहनत लगती है सर। और 8 महीने बाद हम इसमें ही छूटा होते हैं। तभी तक यहाँ रहने का, इसमें काम करने का, ठंडी हो या कमौसमी बारिश हो या धूप हो, सब में यहाँ रहकर ये नमक के बनाने का काम होता है सर। વેપારી આગળ ધીરણ લઈ પછી જ અમે રણમાં ઉતરી, કારણ કે અમારી પાસે પૈસા હોય નહીં। 20,000 લઈ, 25 લઈ, 50,000 રૂપિયા લઈ, એટલું ધીરણ તો કમસે કમ 50,000 રૂપિયા લેવા જ પડે આ મોંઘા રેટના, ત્યારે અમારા કામ ચાલુ થાય। क्योंकि हमारे पास इतनी बड़ी बैलेंस नहीं होती, इसीलिए उधार लेकर नमक पकाते हैं। भोपा और गुनन दोनों की ही अपनी अपनी परेशानी है जो उनकी नमक की खेती को नुकसान पहुंचा रहा है। भोपा भाई लगातार गिरते जल स्तर की वजह से परेशान हैं और अब वो 1-2 की जगह 8-8 कुएं खोदने को मजबूर हैं। शुरुआत में आई तारे तो अमे अहीं आवता न कुआ गारवाना आवे, कुआ खोल्या, ए खोल्या पछी पाणी बधुं गामड़ा में खारू मूकवानुं, खारू पाणी मूकवाथी गारो पोचो पड़े। नमक बनाववामां एम है कि कुआ गारवामां जोखम तो खरुं ज। कुआमां ऊंडो कुआ गारवाथी जो भांगी जाए, कुओ तूटी जाए तो अंदर रही जावी ने आपणे, એટલે मुश्किल तो खरी ज। पछी अमारे एवुं कंटवान एवुं बनावीने अंदर कुआमां नाखवुं पड़े। गैस निकळे, हाँ गैसथी सावचेती रहेवुं पड़े। अमारे ओलो काकड़ो करीने अंदर राखवानो, जो काकड़ो ओली जाए तरत चढ़ी जवुं पड़े। गैसनी बीक, गैसने बीकमां तो अमारे एवुं मानो ने कि गैसमां तो अमारे 4-5 जणा एवी रीते आवी गया गैसनी अंदर અને મૃત્યુ પામી ગયા। અને બીજા નંબરમાં કે બોર અમને પણ બધે પાણી નો થઈ જાય એવું નક્કી નહીં, પાણી આવે તો આવે ને કે નોય આવે। પરેશાની થતા અમારે પાણીની તકલીફ હારામાં હારી। આજથી 10-15 વર્ષ પહેલાં, એટલે પહેલાંથી ને પાણી સારા હતા, પણ 10-15 વર્ષથી તો ઘણા પાણી ઓછા પડી ગયા। પહેલાં એક કૂવો હતો તો અમારે પાણી સારું હતું, ક્રૂડ ન બારું પડતું અને મીઠું જેટલું પકવવું એટલું પકી જતું। 2 વર્ષ પહેલાં મારે આજ પાટામાં 1500 ટન મીઠું થયું હતું। 3 વર્ષ પહેલાં, પછી બીજી સાલ સીધું 1300 આવીને ઊભું રહ્યું, અને આ ગઈ સાલ એટલે ત્રીજા વર્ષમાં 1200 ટન થયું। હવે આ વર્ષમાં તો 1000 ટન જ થાય ને, કમસે કમ વર્ષો કપાતું જાય, 100-150 ટન 100-150 ટન ઓછું થતું જાય। ચોથી સાલથી માંડીને અત્યારે હવે અમારે 1000 ટને આવીને ઊભું રહ્યું। કમાવા તો એવું છે ને કે પાણી ઉપર આધાર રહે અમારે। पानी जो जाजू आवे, पानी अमारे जेटलू जोतुं होय एटलुं अमने मळी जाए तो अमारे जेटलुं मीठुं पकवुं होय एटलुं थई जाए, 1000 टन 1200 टन। पण पाणी दाड़ी दी मानो के तळमां ऊंडा जायला जता जाए। पहेला एक कूवो हतो त्यारे अमारे 1000-1200 टन मीठुं थई जतुं, अत्यारे 8-8 कूवा गारी, एक नहीं 8 कूवा, तोय अत्यारे अमारे 1000-1200 टन मीठुं नथी थतुं। 1000 थतुं ती जग्याए 800 ज थाय। ओला लाख रुपया वधता होय तो 50,000 वधे, 50 में ईथीने वरी मीठुं ओछुं थाय एटले तीजी साल 30,000 बचे। एम करता करता ओछुं थतुं जाय, दाड़े दी मीठा माथ जाय अमारे। अत्यारे पैसा वधे एटले मानो के अमारा जोगा वधे, अमारे काम काढवुं होय तो वरी पाछुं वेपारी आगे धीरण करवुं पड़े। अमारे पैसा जाजा न होय तो एटले हर कोई काम हारा भला काम आई जाए आपणे तो अमारे वेपारी आगे पाछा पैसा लेवा पड़े गमे त्यारे, मीठा सिवाय नहीं। अमारे छोकराना लग्न करवा होय तो अमारे धीरण वधारानुं करवुं पड़े, तो ओली साल अमारे चूकववा न आवे, ए धीरण एमां कपाई जाय। એટલે અમારે તો કહેવાનો મતલબ તળમાં ઊંડા પાણી વહી જાય એના લીધે નુકસાન આવે, મીઠું ઓછું થાય।
પણ મારાથી 1 કિલોમીટર 1.5 કિલોમીટર ગુણા ભગત એટલે ગુણા રામજી ઇંગોરાના હે આગરિયા હે અમારા એમને નર્મદાનું પાણી આવવાથી એવડાઈને પાટાના આજુબાજુમાં ઠેઠ પાટા પાણી અડી ગયું અને મોરું પાણી પાટામાં ગરી ગયું કેનાલનું એના લીધે એમનું મીઠું ધોવાણ થયું એમને એવી રીતે નુકસાન આવ્યું ગુણા ભગતને। दूसरी तरफ इसी रण में भोपा भाई की परेशानी से बिल्कुल उलट गुनन भाई जैसे अगड़िया किसानों के नमक की खेती नर्मदा कैनाल की वजह से आने वाली बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित है। नर्मदा कैनाल से आने वाला पानी गुनन के नमक खेतों को बर्बाद कर रहा है। मैं आपको साल में बताता हूँ, 15 साल हो गए ये नर्मदा का पानी सालों साल रण में घुस जाते हैं और को कम मौसमी बारिश हो तो तभी परेशानी वो होती सर। पिछले 2 साल पहले मेरे नुकसान हुआ था, इस पानी मेरे पाटे में घुस गया था नर्मदा वाला। मानो कि नर्मदा कैनाल यहाँ सिंचाई के लिए और पीने के लिए शुरू हुई और सिंचाई वाला पानी खेतों वाला खेडूत लोग वो रण में छोड़ देते हैं और ये पानी हमको परेशान करते हैं सर। ये हमारा कुछ काम का नहीं है। इस पानी से वजह से हमारा कुआं बिगड़ जाता है तो हमारा नमक को भी नुकसान करता है क्योंकि वो पानी मीठा है, वो पानी खारा है डिग्री वाला, उसको डिग्री में से कम कर देता है। नमक बनने का भी इसमें दिक्कत होती है। नमक बनाने से कुएं में से 18 डिग्री निकलता है। जो मोनोब्लॉक पानी आप खींचते हैं पंप से वो 18 डिग्री पानी है और जो हमारा छोटा छोटा जो खाना दिखता है इसमें घुमा घुमा कर नमक बनाने की जगह पहुंचते हैं तब 24 डिग्री हो जाता है। और वो नर्मदा वाला पानी है वो तो 0 डिग्री है, इसलिए 0 डिग्री उसको भी 0 बना देती है। इसलिए इसीलिए मीठू जो नमक बना है वो भी फेल हो जाएगा, सब धो जाएगा, पानी से पानी मिलाकर 0 बना देते हैं। हमारी मेहनत सब फेल जाती है। खुद जे कम मौसमी बारिश होती है तो वो भी 0 डिग्री पानी होता है तो वो भी डिग्री वाले पानी को 0 डिग्री बना देता है और नमक भी इसमें फेल हो जाता है। इसलिए बारिश आए तो भी भले और नर्मदा का पानी आए तो भी भले, हमारे तो दिक्कत ही दिक्कत होती है सर। सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा। वो मैंने पहले से आपके कुछ भी काम किया वो सब फेल हो जाता है। दोबारा शुरुआत करने के लिए तो बड़ी मेहनत पड़ेगी, देर लगेगी और उत्पादन कम होगा। तो नमक का कम उत्पादन होगा, इसी उसके हिसाब से हमारा भी मुनाफा उसमें कम होगा तो हमारा भी थोड़ा जीवन जरूरियात में और काम काज में दिक्कत पड़ती है सर। इसीलिए तो हम बच्चों को पढ़ा नहीं सकते सर। मेरा एक ही लड़का है, वो ने उसको मैंने कॉलेज तक पढ़ाया ग्रेजुएट, और मेरे पास पैसा नहीं था सर, इसीलिए मैं उसको आगे नहीं पढ़ा सका और वो भी खेत काम में लग गया सर। क्या करे। गई साल एम तो 2 लाख रुपया चुकावो होय तो बराबर, तो आ साल 1 लाख ज चुकावो होय तो कारण के एटलू नुकसान आव्युं, लाख रुपयानुं नुकसान आव्युं। तो अमारे मकान बनाववा होय, कोई छोकरा परणाववा होय, कोई आडू ओरू बीजुं गमे ते अमारे काम काढवुं होय तो निकળી जाय, पण नुकसान आववाथी अमारुं काम अटकीने पूरे ने, कारण के अमारे एटली रकम आवता ओછી થઈ જતી, એમ काम न काढी के पछी अमारे बीजी साल पाछो उपाड़ करीने एना माथे काम काढवानुं करी। कि नमक की खेती करते हैं और यहाँ रण में भी रहते हैं 8 महीना और दूसरा कोई कमाने का साधन ही नहीं है। इसमें से सब जीवन जरूरियात है, लगन पर शादी के है, बच्चों के पढ़ाने के लिए सब इसमें ही चलता है। इसीलिए 8 महीना के हिसाब से
3 से 4 लाख का खर्चा हो जाता है। अभी आज साल ही सर 600 रुपये टन के हिसाब से बेचा है। और अगर आपको 600 रुपये किलो दे रहे हैं तो लगभग वो 60 पैसे किलो पड़ा। और फिर मार्केट में गया, उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, यहाँ से ले जाने का खर्च भी है, प्रोसेसिंग यूनिट भी बनाते हैं वो लोग, प्रोसेसिंग यूनिट में अलग अलग उसका प्रोसेसिंग होता है, वो भी है। लेकिन फिर जब वो मार्केट में नमक बिकता है तो लगभग 25-30 रुपये किलो नमक बिक रहा है ना। तो ये जो अंतर है, आपको क्या लगता है कि आप लोगों का दाम बढ़ना चाहिए या ये जो दाम मिल रहा है ये ठीक? वो तो सीधी सी बात है सर, 60 पैसा कहाँ और 20-25 रुपया कहाँ, ये दोनों को मिलावे तो अगर या उन्हें तो कितना कम दाम में हम बेच देते हैं सर। ये मजदूरी इतनी कठिन है, धूप में और ठंडी में रहे 8 महीना, यहाँ गांव भी नहीं देखना, बच्चा भी हमारा गांव नहीं देख पाता, तो इस सब हिसाब के लिए तो हमको दाम बढ़िया होना चाहिए। व्यापारी लोग तो उसका मुनाफा देखकर हमको मुनाफा देते हैं, भाव ताल करते हैं, और जो जब सरकार इसमें आए आगे तो अगर यह लोग को सीधा फायदा वो होगा सर का, और हमारा जीवन धोरण भी थोड़ा ऊंचा आएगा सर। नमक की खेती के दौरान अगड़िया किसानों को इन दिक्कतों का सामना आखिर क्यों करना पड़ता है, इसे समझने के लिए हमने सालों से इनके बीच काम कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता हरिनेश पांड्या से बातचीत की। हरिनेश एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और अगड़िया हितरक्षक मंच के फाउंडिंग मेंबर भी हैं। हरिनेश ने हमारी मुलाकात मंच के ही उनके साथी कार्यकर्ता भरत भाई सुमेरा और आनंद से भी कराई। अगड़िया हितरक्षक मंच लिटिल रन ऑफ कच्छ यानी LRK में सालों से अगड़िया समुदाय के हितों की लड़ाई लड़ रहा है। नमक बनाने वाले नमक किसान जो नमक बनाते थे उनके हाल में ज्यादा फर्क नहीं आया। आजादी के बाद हमारे ही लोगों ने इनके पास नमक बनवाया और बाजार तक लेके गए, लेकिन अगड़िया की सीधी बाजार तक पहुंच आज तक वो नहीं बनी। ये लिटिल रन ऑफ कच्छ ये सीजनल वेटलैंड है और सेम टाइम इसको हम डेजर्ट बोलते हैं, लेकिन ये सैंड डेजर्ट नहीं है, ये मड डेजर्ट है। और ये जो जमीन में से पानी निकालते हैं उसकी डेंसिटी वो डिपेंड करता है एरिया के ऊपर, और वो 12-13 डिग्री से लेकर 18 डिग्री तक का कॉन्सेंट्रेट सबसॉइल ब्राइन जो जमीन में से मिलता है। तो ना ये समंदर के पानी से रिचार्ज होता है या ना बारिश के पानी से रिचार्ज होता है। तो ये अंडरग्राउंड रिजर्वर वो हजारों लाखों सालों से खारे पानी के नीचे रिजर्वर है जमीन के अंदर। अब अगर इस रिसोर्स को आप कितनी मात्रा में और कितनी जल्दी खींचते हो, उसकी रीजनरेट होने की जो कैपेसिटी है उससे ज्यादा अगर आप उसको खींचोगे तो वो जल्दी खत्म होगा। तो ये रिसोर्स जो है उसको जिनकी ट्रेडिशनल डिपेंडेंसी है उनको एक समझ के साथ इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर हम लिटिल रन ऑफ कच्छ और उसके आसपास के इलाके को क्लाइमेट चेंज के नजरिए से अगर हम देखते हैं तो ये नॉर्थ गुजरात का एरिड जोन में आते हैं। ये सूखा प्रभावित क्षेत्र है और ये पूरा जुड़ता है आगे राजस्थान और राजस्थान के रेगिस्तानी इलाकों के साथ, जहां पर आमतौर पर बारिश बहुत कम होती थी। इसी जगह पे सबसे अच्छी क्वालिटी का नमक क्यों बनता है? आपको कॉन्सेंट्रेट सबसॉइल ब्राइन मिलता है, एक हाई वेलोसिटी विंड है और बहुत तेज धूप है, तो इवोपरेशन रेट बहुत हाई हो जाता है। यानी कम सीजन में कम जमीन का इस्तेमाल करके आप ज्यादा नमक पका पाते हो। तो ये इनकी खासियत है इस जगह की। अभी आप देखें तो 2010-12 से क्लाइमेट चेंज के सीधे असर हमें दिखना शुरू हुए। 14 में बहुत बड़ा हैवी रेन राजस्थान में और गुजरात में और फ्लड, जहां पर कभी कभी बारिश होती थी, बहुत कम बारिश होती थी, वहां पर फ्रीक्वेंटली बारिश, ज्यादा बारिश और कभी कभी अनसीजनल रेन होना, ये भी धीरे धीरे इसके फ्रीक्वेंसी बढ़ते जा रहे हैं। और उसका सीधा असर ये होता है सीजन देर से शुरू होना, ये एक चीज। और सीजन देर से शुरू हुई तो आपका प्रोडक्शन कम होगा, सीधा उसका प्रभाव आएगा। अगर उस इलाके में धूप और ह्यूमिडिटी का जो लेवल है उसमें क्लाइमेट चेंज से जो उसमें फर्क आता है, उसे इवोपरेशन रेट पे उसका असर पड़ता है। तो वो इवोपरेशन रेट कम होने की वजह से फिर आपको सीजन में आपको ज्यादा लंबा सीजन चाहिए जो आपको मिलेगा नहीं, तो आपका नमक कम पकेगा। आज के दिन पे ये हाल है कि अगर सारे अगरिया चाहे तो भी वो खुद के बलबूते पे नमक नहीं बना सकते हैं।
कि नमक बनाने के लिए फैमिली पूरा जब माइग्रेशन करके रण में जाते हैं तो उनका खाना पीना, दूसरे जो चीजों के लिए खर्चा चाहिए, वो पैसा उनके पास नहीं होता है। तो वो पैसा उनको नॉन फॉर्मल सेक्टर से क्रेडिट लेनी पड़ती है, और ये जब क्रेडिट लेते हैं लोकल मनी लेंडर से, तो उसी वक्त पे उनका भाव नमक का तय हो जाता है और उस भाव पे वो नमक उनको बेचना पड़ता है। तो ये आज का बाजार तक पहुंचने का तरीका आज का ये है। इसमें उसकी सॉल्यूशन जो है वो काफी सॉल्यूशन हम लोग जो देखते हैं वो ये है कि क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की जमीन के ऊपर ये ट्रेडिशनल अगरिया को सीजनल कम्युनिटी यूजर राइट्स अगर गवर्नमेंट उनके रिकॉग्नाइज करे, वो जमीन में नमक बनाने के हक कानूनी तौर पर उनके रिकॉग्नाइज हो, जो है, लेकिन उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। और ये अगर रिकॉग्नाइज होता है तो इनके पास बैंक फाइनेंस अवेलेबल होता है। आज बैंक फाइनेंस इसीलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये सेंचुरी है, और सेंचुरी में से बैंक ने फाइनेंस किया और इनको निकाल दिया सेंचुरी अथॉरिटी ने, तो बैंक के पैसे की सलामती क्या। तो ये फॉर्मल सेक्टर की क्रेडिट अगर इनको आपको वो एक्सेस इंश्योर करनी होगी तो आपको उनके सबसे पहले लैंड राइट्स को आपको इंश्योर करना पड़ेगा, रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। एक दूसरा कि किसान जब गेहूं पकाते हैं या बाकी सारी चीजें पकाते हैं, उनको गवर्नमेंट क्रॉप इंश्योरेंस का फायदा देती है। तो सॉल्ट को क्रॉप इंश्योरेंस क्यों नहीं देते हैं? सरकार को सॉल्ट के लिए, ये ट्रेडिशनल सॉल्ट मेकिंग एक्टिविटी को वो क्रॉप इंश्योरेंस में कवर करना पड़ेगा। ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज जो है, अगर मेरे चावल या गेहूं के भाव नीचे चले गए तो गवर्नमेंट जो है वो थ्रू एपीएमसी मार्केट उसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करते हैं। अगर उससे नीचे गए तो सरकार वो खरीद लेगी। आप सॉल्ट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्यों आप डिक्लेयर नहीं करते हो? आप सॉल्ट के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिक्लेयर करो। अगर उससे कम भाव अगर अगरिया को मिलते हैं तो अगरिया बाकी लोगों को नहीं बेचेगा, लेकिन वो गवर्नमेंट को जाके बेचेगा, ताकि वो एक मिनिमम प्राइस को आप इंश्योर। आपको जरूरी नहीं है कि आप सारा नमक खरीदो, लेकिन आप एक ताकतवर इंटरवीनर के रूप में सपोर्ट प्राइस के माध्यम से आप अगर इंटरवीन करते हो तो आप अगरिया को एक फेयर प्राइस इंश्योर कर सकते हो। अगरिया जब नमक बनाते हैं और उन्होंने अगर ट्रेडर से फाइनेंस लिया है तो वो जो ट्रेडर को नमक बेचते हैं उसका भाव रेंज जो है वो करीब, अभी आज के दिन की अगर हम बात करें, 600 से 900 रुपया के अंदर है, यानी 60 पैसे से लेके 90 पैसा केजी और रन के अंदर। फिर वो नमक जो है वो ट्रेडर वहां से उठाते हैं, अपने ट्रक्स लोडर वगैरह लेके जाते हैं, तो उसका लोडिंग अनलोडिंग चार्ज और व्हीकल का ट्रांसपोर्टेशन चार्ज अगर मिलाओ, फिर वो फैक्ट्री में जाएगा, वहां पर वॉशरी में जाएगा, वॉश किया जाएगा, उसमें लॉस हुआ, वो लॉस अगर उनका काउंट करो, उनके बाकी सारे ओवरहेड एक्सपेंसेस अगर आप निकालो, तो ये सब करके आप निकालो और 1 रुपया 10 पैसा उसमें जोड़ो 90 पैसा में, तो वो करीब 2 रुपया उनको कॉस्ट वहां पर पेरीफेरी में फैक्ट्री के ऊपर पड़ेगी। और ये 2 रुपया वाला सॉल्ट ये जब बल्क में बेचते हैं दूसरे लोगों के ब्रांडिंग करके बैग में, तो वो 3.5 से 4 रुपया में, यानी ये 2 रुपया में जो सॉल्ट प्रोसेस होकर तैयार हुआ उसके ऊपर 3 यानी 1.5 रुपया प्रॉफिट वो प्रोसेसिंग यूनिट को वहां पर मिलेगा। और ये जो 3.5-4 रुपया का सॉल्ट बल्क में लोग ले जाते हैं, उसके ऊपर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और डिस्ट्रीब्यूशन का पर केजी अगर आप और 1 रुपया लगाओ, मैक्सिमम है ये 1 रुपया लगाओ, तो बाजार में जो आज के दिन पे सॉल्ट मिलता है उसकी एक्चुअल कॉस्ट उस दुकान तक पहुंचने की वो 5 से 5.5 रुपया से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अगर एक फेयर प्राइस अगर देखें तो। लेकिन आज वो नमक 15 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया, अगर फ्री फ्लो और डबल फोर्टिफाइड ये वो है तो वो 20-25 रुपया तक हो जाती है। और अगर वो नॉन ब्रांडेड अगर सॉल्ट अगर देखें यही प्रोसेस किया हुआ बाजार में, तो आज 10 रुपया में बैग वो मिलता है, फिर भी उसमें 5 रुपया प्रॉफिट, यानी डबल प्रॉफिट रिटेलर को विदाउट ब्रांडिंग। ये जो डबल होता है फर्स्ट स्टेज पे, वो जंप करके डबल होता है इसका भाव, उसका कोई हिस्सा जो है ये प्राइमरी प्रोड्यूसर तक वो नहीं जाता, उसके तक तो जो गया वो 90 पैसा गया मैक्सिमम, वही वो प्रॉफिट शेयरिंग नीचे तो परकोलेट करके नहीं आता, उसका एक हिस्सा आना चाहिए। और उसमें जो गवर्नमेंट, जैसे तमिलनाडु में है, तमिलनाडु सॉल्ट कॉर्पोरेशन जो नमक बना है वो गवर्नमेंट का है, तमिलनाडु गवर्नमेंट खुद वो चलाते हैं, और वहां पर कोऑपरेटिव बनाए हैं, उसमें अगरिया जाते हैं, उनको मिनिमम वेजेस नहीं लेकिन अबव मिनिमम वेजेस उनको पे किया जाता है उनके कोऑपरेटिव के थ्रू, और वो नमक को प्रोसेस करके मार्केटिंग करते हैं, जो प्रॉफिट हुआ उसका हिस्सा भी वो डिविडेंड और प्रॉफिट शेयरिंग के रूप में उनको वापस मिलता है। तो ये जो एक है कोऑपरेटिव मॉडल, वो एक सॉल्यूशन दिखता है। मार्केटिंग तक उनको बाजार तक ले जाना होगा अगरिया का नमक, तो वो अगर थ्रू कोऑपरेटिव उनको इकट्ठा करके सरकार उनको हेल्प करे तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो एक स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में मैंने जैसे पहले भी बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी गई और ब्रिटिश लोग आए, उन्होंने प्रीचार्ड सॉल्ट बनाया जो आज हिंदुस्तान सॉल्ट है, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है। उनके पास 23,000 एकड़ जमीन ये लिटिल रन ऑफ कच्छ के अंदर है जो नमक बनाने के लिए उनके पास है, उनकी मालिकी की जगह है ये। आखिरी 15 साल से एक दाना नमक हिंदुस्तान सॉल्ट ने नहीं बनाया, एक दाना। वो ओपन मार्केट से खरीदते हैं सॉल्ट, वो उनको सस्ता पड़ता है। खुद बनाएंगे तो कम से कम मिनिमम वेजेस देने पड़ेंगे,
और सॉल्ट के मार्केट डायनेमिक्स ऐसे हैं कि अगर वो मिनिमम वेजेस देने गए तो उनकी सॉल्ट की कीमत जो है वो बढ़ जाएगी, इसलिए उन्होंने बनाना बंद कर दिया है। एक्चुअली ये जमीन वो डिस्ट्रीब्यूट कर देनी चाहिए अगरिया के अंदर, वो अगरियाओं में डिस्ट्रीब्यूट नहीं की है, लेकिन अभी हमें सुनाई दिया है कि, और हिंदुस्तान सॉल्ट की वेबसाइट पे लिखा है, और उन्होंने एक टेंडर निकाला है और टेंडर में 1000 मेगावाट का सोलर एनर्जी जनरेट करने का प्लांट वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे हिंदुस्तान सॉल्ट खुद जो है वो किसी को वो टेंडर अवार्ड करेगा और वहां पर कोई कंपनी आके शुरू में 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट रखेंगे। यानी लैंड यूज पैटर्न, वो सॉल्ट में से जमीन खिसक के दूसरे सब व्यवसाय में जाना, ये भी हमें दिख रहा है। ग्रेटर रन में अभी ग्रीन फ्यूल और हाइड्रोजन फ्यूल के लिए काफी बड़े पैमाने पे जमीन सरकार ने अलॉट की है। अगर हम हिंदुस्तान सॉल्ट के बारे में बात करें तो हिंदुस्तान सॉल्ट को इवन प्री इंडिपेंडेंस टाइम से जमीन की मालिकी उनकी है, लेकिन वो सॉल्ट से अलाइड इंडस्ट्री, सॉल्ट के ऊपर निर्भर इंडस्ट्री के लिए ये जमीन उनके पास है। प्रिंसिपली अगर हम देखें तो सरकार को फेयरली सोचना चाहिए, और आपके पास की जमीन अगर नमक बनाने के लिए और नमक के बाय प्रोडक्ट के लिए जमीन है, तो आज अगर आप इसका इस्तेमाल करोगे तो प्रिंसिपली आपको उसी पर्पस के लिए करना चाहिए, उसका पर्पस चेंज नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास उस जमीन की कोई डिमांड नहीं है और कोई डिस्प्यूट नहीं है, तो फिर उस जमीन का लैंड यूज आप चेंज करो या लैंड यूज पैटर्न चेंज हो जाए, ओके फाइन, चलो हम मानते हैं। लेकिन एक तरफ अगरिया को रण से निकालने की बात होती है और दूसरी तरफ ये 23,000 एकड़ कोई छोटी जमीन नहीं होती है। इतनी बड़ी जमीन को आप अगर सोलर पावर जनरेशन में डाइवर्ट करते हो सॉल्ट में से, तो ये फेयर नहीं है। मैं गैर कानूनी है ऐसा नहीं करता हूं, लेकिन ये फेयर नहीं है और सरकार को कम से कम इस तरीके से नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा हरिनेश ने एक ऐसी आशंका का भी जिक्र किया जो रण में पीढ़ियों से नमक बनाने वाले भोपा और गुनन भाई जैसे लाखों अगड़िया किसानों को उनके पेशे से अलग कर सकता है। लास्ट सीजन से 1-2 पिटीशन हाई कोर्ट में हुए PIL कि लिटिल रन ऑफ कच्छ में बहुत बड़े पैमाने पे ये सॉल्ट मेकिंग वगैरह, सॉल्ट माइनिंग चलता है, ये है वो है, और उससे वाइल्डर्स को नुकसान होता है करके पिटीशन हुए, और ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक न्यूज रिपोर्ट का कॉग्निजेंस लेके सरकार को नोटिस इश्यू किए, तो सरकार ने दबाव में आके अगरियाओं को रोकना और अगरियाओं को निकालना रण में से शुरू किया। 2 इलाके जो है हमारे नॉर्थ गुजरात के, उसमें आज भी, जैसे सातलपुर करके इलाका है, वहां पर आज भी अगरियाओं को रण के अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। गुजरात में बनने वाला जो नमक है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, यानी करीब 30% नमक जो है वो लिटिल रन ऑफ कच्छ में बनता है। तो ये अगर ये मान लें कि नेक्स्ट सीजन से किसी को जाने ना दिया जाए, उसका दूसरा पहलू ये है कि ये जो 10-12 हजार फैमिली, यानी कि करीब 50,000 60,000 लोग परिवार के, और उनके द्वारा ये 30% नमक जब बाजार में बिकता है और उसका एक हिस्सा जब इन फैमिली के पास आता है, ये फैमिली वहां पर लोकल मार्केट में अपने जीवन जरूरत की जो चीजें खरीदते हैं, उसी से ये मार्केट वाइब्रेंट मार्केट है वहां का। चाहे वो छोटे दुकान वाले हो, चाहे वो सब्जी वाले हो या कपड़े की दुकान वाले हो, इनकी शादियां होते हैं तो गहने खरीदते हैं, चांदी खरीदते हैं, ये सारे चीजें हो, तो ये सब अगर ये पैसा बाजार में जाना बंद हुआ तो ये 60,000 लोग तो इफेक्टिव होंगे, डायरेक्टली इफेक्टेड होंगे, लेकिन और करीब वहां के पूरा ये इनके ऊपर निर्भर जो मार्केट जो है, छोटे स्मॉल स्केल मार्केट वाले, वो एक बड़े पैमाने में उनके ऊपर असर, उनकी आमदनी पे असर पड़ेगा। तो अगर हम देखें तो ये सिर्फ 8,000 या 10,000 फैमिली का सवाल नहीं है, लेकिन ये करीब ये पूरे नॉर्थ गुजरात का जो इलाका है उसके करीब 12 लाख पॉपुलेशन को इसका असर पड़ेगा। जो भी इसके ओवरऑल इंप्लीकेशन जो होंगे वो इतने लोगों को इसका असर पड़ेगा। अभी नेक्स्ट सीजन में अगर हमें नहीं जाने दें, हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, हमें लड़ना पड़ेगा। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम लड़ें, और एक बड़ी ताकत के साथ हमें लड़के रण में अगरियाओं को अपना हिस्सा मांगना पड़ेगा। इसको छोड़ के हमें और कोई रास्ता नहीं दिखता है। जो हमने रणमा से हटाने की कोशिश हुई फॉरेस्ट विभाग ने और सरकार ने, तो हम सरकार के सामने धरना करेंगे। दिल्ली तक जाना पड़े तो दिल्ली तक, हम PM तक जाना पड़े तो जाएंगे सर, क्योंकि हमारी रोजी रोटी का सवाल आ जाता है। आम माणा थाय लगभग 10-10 15-15 20-20 हज़ार माणा दिल्ली ठेठ जईने बेहीशुं, बाकी चालू रखावशुं।
નકે તમે રોટલા વગરના થઈ જાવી કે રોજી રોટીની જ વાત છે ને।